हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान चर्चा विद जट सर। आज हम डिटेल में बहुत से एग्जाम्स के लिए जो अभी फॉरकमिंग एग्जाम्स आपको पता ही है कि आने वाले हैं, चाहे वो वनडे एग्जाम हो, यूपीएससी हो या जितने भी एग्जाम्स हैं उन सब के लिए आज हम कुछ एमसीक्यू लेकर आए हैं, डिटेल डिस्कशंस के साथ उसमें लेकर आए हैं। और आई होप कि आपको जो हमारा जो वीडियो है वो काफ़ी पसंद आएगा और जिसमें हम ऐसे क्वेश्चन को सिर्फ जो ऐड करेंगे जो एग्जाम्स में आने के जिनके सबसे अधिक चांसेस है। और जैसे पता ही है कि मैं लगातार क्लासेस ले ही रहा हूँ, लाइव क्लासेस भी चल रही हैं और रिकॉर्डिंग क्लासेस भी चल रही हैं। आई विल रिक्वेस्ट वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू कि आप जितने भी बच्चे हैं, हमारा जो जो वीडियो है उसको आप ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। हमारा जो चैनल है उसको थोड़ा सा प्रमोट कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक जो है हमारी जो पहुँच है वो हो पाए। और इसी के अंतर्गत अब अपनी क्लास को, आज की जो क्लास है वो हम शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहली चीज जैसे माय यूट्यूब चैनल ज्ञान चर्चा विद जट सर, और इसमें मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है दैट इज 8800974785। दिस इज माय कॉन्टैक्ट नंबर। एंड जो नीचे है दिस इज माय टेलीग्राम चैनल। आप मेरे साथ टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं और लगातार उसमें आपको स्टडी मटेरियल मिलता रहेगा। प्लस इसके अलावा आपको डेली का जो न्यूज़पेपर है वो भी आपके पास आता रहेगा। अगर आप टेलीग्राम पे नहीं है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आई विल एड यू इन द ग्रुप। तो मेरे पास बहुत से ग्रुप्स हैं यूपीएससी के और वनडे एग्जाम्स के लिए बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं जिसमें आप लोगों को ऐड कर दूंगा ताकि आपके पास न्यूज़पेपर या जो मैसेज वगैरह हैं या जो स्टडी मटेरियल है वो सब आप बच्चों तक लगातार जो है वो पहुंचता रहे। सो लेट अस स्टार्ट द क्लास टुडे। और अगर हम आज की बात करें तो आज की सबसे बड़ी चीज जो मैं डेली बताता ही हूं आपको कि आज के न्यूज़पेपर में क्या क्या चीजें पढ़ने वाली हैं। आज के पेपर में तीन चार चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पढ़ने वाली है, जिसमें सबसे पहली चीज जो है दैट इज कोविड-19। हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री, हेल्थ मिनिस्टर है डॉक्टर हर्षवर्धन, उनका कहना है कि कोविड-19 का जो वैक्सीन है वो 2021 के स्टार्टिंग में आने की सबसे अधिक संभावना है। और भारत में इसके ऊपर जो है कार्य भी तेजी से चल रहा है और विदेशों में भी चल रहा है। और फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2021 का जो पहली तिमाही होगा तब तक वैक्सीन आने के पूरे चांसेस है। उनका एक और कहना है कि अभी एट प्रेजेंट जो सितंबर है हमने इसमें काफी हाई केसेस देखे हैं और ये जो पेंडेमिक है अभी अगले 5-6 महीने तक रह सकता है और यही पेंडेमिक मार्च के बाद जाकर एपिडेमिक में भी बदल सकता है। यानी कि जब वैक्सीन आ जाएगा तब यह पेंडेमिक नहीं रह जाएगा। तो दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज जो आज के न्यूज़पेपर में मेंशन की गई है। दूसरी चीज जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है दैट इज लोन मॉरिटोरियम। आपको पता होगा कि 31 अगस्त को सरकार के द्वारा जो मॉरिटोरियम लगाया गया था, आरबीआई द्वारा मॉरिटोरियम जो लगाया गया था लोन्स को लेकर कि अगर आप लोन्स अभी नहीं चुकाना चाहते हैं या आपके पास अभी कैपेसिटी नहीं है कि आप लोन चुका सके तो आप अपना जो लोन है उसको पोस्टपोन कर सकते हैं। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और आरबीआई से पूरा प्लान मांगा है कि किस प्रकार से जो आरबीआई है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है किस प्रकार से लोन मॉरिटोरियम के ऊपर काम कर रही है। वो क्या चाहती है कि किस प्रकार से जो लोग हैं किस प्रकार से जो अपना जो इंस्टॉलमेंट्स है किस प्रकार से भरें, किस प्रकार से इनको पोस्टपोन करें, इसके ऊपर जो है गाइडलाइंस है। नेक्स्ट चीज, इसके ऊपर मैं कई बार डिटेल में चर्चा कर रखा हूं और अब आरबीआई ने इसके ऊपर जो आपको पता होगा कि अगले महीने अक्टूबर में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो होती है आरबीआई की, जो मौद्रिक नीति समिति है, उसकी बैठक होनी चाहिए। हर 2-2 महीने में बैठक होती है जैसे आप लोगों को पता ही है। और अगले महीने जब मीटिंग होनी थी उससे पहले ही उसके जो 3 सदस्य जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है, जिसमें रविंदर ढोलकिया, पामी दुआ और जो थे चेतन घाटे, उस कमेटी के जो मेंबर्स थे, वो तीनों का जो कार्यकाल है वो समाप्त हो रहा है और सरकार ने अभी उनके बदले में कोई नई अपॉइंटमेंट्स नहीं करी हैं या उनको रिन्यू किया जाएगा, सरकार ने इसके बारे में नहीं बताया है। दैट इज द रीजन कि आरबीआई ने, क्योंकि अभी सदस्य जो होंगे वो कंप्लीट नहीं होगी, कोरम पूरा नहीं होगा, इसलिए आरबीआई ने अभी जो
मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है जो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में होनी थी, उसको फिलहाल पोस्टपोन कर दिया है। इसके अलावा 3 एडिटोरियल्स हैं जो हमें पढ़ने हैं, जिसमें पहला जो है यूएन जनरल असेंबली में, आपको बताइए संयुक्त राष्ट्र संघ का अधिवेशन चल रहा है और उसमें पहले प्रधानमंत्री ने भाषण हुआ, फिर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का भाषण रहा। इसके ऊपर एक आर्टिकल पूरा मेंशन किया गया है कि यहां पर सरकार को कुछ ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस प्रकार से पाकिस्तान इंटरनेशनल फोरम्स में बहुत सारी इंटरनेशनल एजेंसीज के सामने वो कश्मीर के मुद्दे को बार बार उठा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे को पर इसको लेके जा रहा है, तो उसके लिए भारत सरकार को सतर्क रहने की उम्मीद है। क्योंकि उनका कहना है कि जब यहाँ पर 2 भाषण हुए, जब पाकिस्तान के जब प्रधानमंत्री इमरान खान ने जब भाषण दिया, तो उनका जो भाषण था वह पूरी तरह से कश्मीर पर आधारित भाषण था। उन्होंने पाकिस्तान के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा, उन्होंने जितना भी कुछ कहा वो सबका सब कश्मीर के ऊपर कहा, जबकि हमारे प्रधानमंत्री जो थे उनका जो फोकस था वो कश्मीर ना होकर भारत था, और खासकर भारत का जो स्थायी परिषद है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, उसमें परमानेंट सीट के लिए उनका जो था मुख्य जो आवेदन था वो इसके अंतर्गत मेंशन किया। तो इसके ऊपर एक पूरा आर्टिकल है। फिर उसके बाद यूएन का ही है कि आपको पता ही है कि यूएन 75 साल अपने पूरा कर चुका है, और अब यूएन को जो है अपने आप को दोबारा से एक बार रिवाइव करने के लिए, उसको अपने साथ काम करने के लिए जो है अब आवश्यकता है। इसके ऊपर एक और आर्टिकल है। और तीसरा, ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, भारत में जो पोस्ट वुमेन है, जो पोस्टल डिपार्टमेंट है, वहां पे महिलाएं लगभग ना के बराबर है, खासकर पोस्टमैन सर्विसेज में जो महिलाएं हैं वो काफी कम है। इसी का पूरा आर्टिकल है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने अभी जब मन की बात की तब उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि सरकारी नौकरियों में विशेष रूप से महिलाओं को आगे लाया जाए और खासकर विकलांगों को आगे लाया जाए, जो जिसको हम नाम देते हैं दिव्यांगों को आगे लाया जाए। लेकिन इस आर्टिकल के अंदर मेंशन किया गया है कि किस प्रकार से भारत में पोस्टल डिपार्टमेंट है वो अभी भी किस प्रकार से पुरुष आधारित डिपार्टमेंट है। यहां पर जो महिलाएं पोस्टमैन है लगभग ना के बराबर है, और खासकर उनमें से जो दिव्यांग है वो भी लगभग काफी कम है। तो इसके ऊपर एक जो आर्टिकल है दैट हैज बीन मेंशन। तो ये 3 चीजें जो है, ये जो है आपको जो आज के दौर में केवल इतना ही पढ़ना है, दैट इज एनफ। ओके, चलिए, तो ये था हमारा आज का हिंदू में क्या क्या पढ़ने की चीजें हैं। चलिए अब हम आगे आते हैं। नाउ वी विल स्टार्ट अवर क्वेश्चंस। आज बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, क्योंकि आगे आने वाले कुछ दिनों में बहुत से एग्जाम्स होने हैं, और ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनके आने के पूरे चांसेस है। प्लस के अलावा मैंने इनका डिटेल भी दिया है, ताकि इनके अलावा कोई दूसरा क्वेश्चन भी आता है तो आप उसको भी क्या कर सके, आराम से अटेम्प्ट कर सके। मैंने पूरा टॉपिक जो है इसके अंतर्गत कवर किया है। यस, अगर हम बात करें भारत विश्व में अब शस्त्रों का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? विच कंट्री इन द वर्ल्ड इज द हाईएस्ट इंपोर्टर ऑफ आर्म्स? क्योंकि ये डाटा अभी चेंज हुआ है, इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, पहले विश्व में अगर हम 2014 तक की बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा जो आयातक देश होता था वो भारत होता था। लेकिन अब विश्व का सबसे बड़ा जो आयातक देश है अब वो भारत नहीं है, नाउ इट इज सऊदी अरबिया। यानी कि और भारत जो है अब इसमें विश्व के आयातक देशों में, हथियारों के आयातक देशों में नंबर 2 पर आ गया है। पहले नंबर पर है सऊदी अरबिया। सी दिस वन। एक्चुअली ये जो रिपोर्ट है ये एक एजेंसी है सिप्री, ये सिप्री ये रिपोर्ट निकालती है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूशन। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूशन सिप्री, ये एक एजेंसी है, अंतरराष्ट्रीय एजेंसी है, जो जिसने 2018 के पूरे डाटा जो है वो रिलीज किए हैं। इस डाटा के अनुसार सऊदी अरबिया अब विश्व का सबसे बड़ा हथियारों का आयातक देश है, और भारत अब इसमें दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। लेकिन अभी भी अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत अपने सबसे अधिक हथियार कौन से देश से लेता है? भारत जो सबसे ज्यादा अपने जो हथियार आयात करता है वो रशिया है। रशिया से भारत सबसे अधिक हथियार मंगाता है। लेकिन इसमें भी काफी कमी आई है,
लेकिन कमी आने के बावजूद अभी भी जो रशिया है भारत को सबसे अधिक जो हथियार है वो एक्सपोर्ट करता है, और दूसरे नंबर पर इजराइल है और तीसरे नंबर पर फ्रांस है जहां से भारत हथियार खरीदता है। क्लियर? अगर इसी की बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, जो पूरे विश्व में सबसे अधिक जो हथियारों का निर्यात करने वाला देश है वो कौन है? वो अमेरिका है। अमेरिका विश्व में सबसे अधिक हथियारों का निर्यात करता है, दूसरे नंबर पर रशिया है और तीसरे नंबर पर फ्रांस है। और इसकी एक और खासियत है, इस रिपोर्ट की जो सिप्री की जो रिपोर्ट आई है इसमें एक और चीज मेंशन की गई है कि अब जो भारत है, भारत भी अब विश्व में हथियारों का निर्यात करने लगा है, और विश्व में हथियारों के निर्यात में भारत का जो स्थान है वो 23वें नंबर पर है। पहले नंबर पर अमेरिका है। अगर हम बात करें हथियारों के निर्यात की, यूएसए नंबर 1 पर है, रशिया नंबर 2 पर है, फ्रांस नंबर 3 पर है और भारत इसमें 23वें नंबर पर है। और इसमें भारत अपने जो सबसे ज्यादा जो हथियार निर्यात करता है वो म्यांमार को करता है, श्रीलंका को करता है और मॉरिशियस को करता है। क्लियर? सो दैट इज द वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट। दूसरा आता है, अभी रिसेंटली एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी, एशियाई विकास बैंक, ठीक, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है? मनीला, फिलीपींस में है। उसके अध्यक्ष कौन है? क्रिस्टीना लोगार्ड, जिम लिंकपिन, मासासुगु असावाका या ताकाहिके नकाओ? यस, याद रखिएगा, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, जिस प्रकार से विश्व बैंक पूरे विश्व के लिए ऋण देने का काम करता है, सेम इसी प्रकार से एशियाई विकास बैंक एशियाई तथा पैसिफिक देशों को लोन देने का काम करता है। वर्तमान में इसके जो मेंबर्स हैं दैट इज 67 देश जो है वो इसके सदस्य हैं, और एट प्रेजेंट इसके जो अध्यक्ष है वो मासासुगु असावाका है। पहले जो थे ताकाहिके नकाओ थे। ये 5, याद रखिएगा, इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो 5 साल के लिए चुने जाते हैं, और अभी प्रेजेंटली इसके जो अध्यक्ष है वो मासासुगु असावाका है, जो अभी रिसेंटली ही इसके अध्यक्ष बने हैं। क्लियर? और याद रखिएगा, एट प्रेजेंट अगर हम बात करें विश्व में, एट प्रेजेंट जो आईएमएफ है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसकी अध्यक्ष है क्रिस्टीना जॉर्जीवा। विश्व बैंक के अध्यक्ष है डेविड मालपास। यूरोपियन सेंट्रल बैंक की पहली महिला अध्यक्ष क्रिस्टीना लोगार्ड, यानी क्रिस्टीना लोगार्ड जो थी ये पहले आईएमएफ की चेयरपर्सन थी, जो अब यूरोपियन सेंट्रल बैंक की जो अध्यक्ष है वो बन गई है। और इसके अलावा मासासुगु असावाका जो है ये एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। आजकल हम डेली बहुत हाथ साफ करने की बात करते हैं, हम बार बार बात करते हैं, जब से पेंडेमिक आया है, कोविड-19 आया है, हम कहते हैं कि हमें बार बार हाथ धोने चाहिए। चलिए जरा मुझे बताइए अब, व्हेन इज द ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? हर साल ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे कब मनाया जाता है? 10 जून, 2 अक्टूबर, 7 सितंबर या 15 अक्टूबर? यस, याद रखिएगा, हर साल जो ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे है ये हर साल मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। याद रखिएगा, इसमें कई बार बच्चे जो है 2 अक्टूबर, क्योंकि हम गांधी जी जो थे वो साफ सफाई के ऊपर विश्वास करते थे, तो कई बार बच्चे जो हैं इसमें 2 अक्टूबर करके आ जाते हैं, क्योंकि हम स्वच्छता अभियान जो चलाया वो हमने 2 अक्टूबर से चलाया। कई बार बच्चे में कंफ्यूज हो जाते हैं। याद रखिएगा, ये 15 अक्टूबर को मनाया जाता है, और ये हर साल मनाया जाता है। और याद रखिए, क्योंकि इसलिए मनाया जाता है क्योंकि ये माना जाता है कि विश्व के अधिकांश जो बीमारियां हैं, अगर हम लगातार अपने हाथ धोते रहें, हाथ साफ करते रहें,
तो बहुत सी बीमारियां जो हैं वो रोकी जा सकती हैं। खासकर WHO का कहना है कि यदि हम लगातार अपने हाथ धोते रहे तो हमारी जो रेस्पिरेटरी या श्वसन से संबंधित या जो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स हैं, हमारी जो आंतों के जो रोग हैं, उन्हें 25 से 50% तक कम किया जा सकता है। क्योंकि सिंपल सी बात है, क्योंकि जब हम कुछ खाते हैं तो हमारे हाथों में जो लगे हुए जो कीटाणु या जो विषाणु हैं वो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, और यदि हम अपने हाथ लगातार धोते रहे, साफ करते रहे, तो ये जो कीटाणु या जो विषाणु है हमारे शरीर में प्रवेश करने से रुक जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 ये किसे दिया गया है? Who has been awarded with the World Food Prize 2020? याद रखिएगा, इसे हम खाद्य पुरस्कार, खाद्य क्षेत्र का इसको नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, ठीक। और याद रखिएगा, इस साल का 2020 का जो वर्ल्ड फूड अवार्ड है वो इस बार दिया गया है अमेरिकी भारतीय डॉक्टर रतन लाल को। और याद रखिएगा, इसमें जो MS स्वामीनाथन, ये जो शुरुआत वर्ल्ड फूड अवार्ड था ये 1987 में शुरू हुआ था, 1987 में शुरू हुआ था। और MS स्वामीनाथन इसके पहले पुरस्कार विजेता थे, ठीक। यस, सी वर्ल्ड फूड अवार्ड जो है ये नॉर्मन बोरलॉग की याद में किया जाता है, इसलिए इसको कई बार इसको हम बोरलॉग पुरस्कार से नाम से भी जानते हैं। और ये जो है आपको पता ही होगा, जो नॉर्मन बोरलॉग थे ये मैक्सिको के थे और ये विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन द वर्ल्ड। और उनकी याद में हर साल वर्ल्ड फूड प्राइज जो है ये दिया जाता है। और भारत की अगर हम बात करें, भारत में MS स्वामीनाथन जो है इन्हें हरित क्रांति का जनक माना जाता है। MS स्वामीनाथन इज कॉल्ड द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। और इस साल जो है भारतीय अमेरिकी डॉक्टर रतन लाल को इस साल का ये पुरस्कार जो दिया गया है, जिन्होंने इस साल सॉइल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जो इन्होंने जो है जो मृदा है उसके ऊपर जो है काम किया है, और इसके लिए ये $2,50,000 का जो ये पुरस्कार है उन्हें इस साल ये दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आसान क्वेश्चन है और ये अगले कई सालों तक के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। एज पर टाइगर सेंसस 2018 की बाघ जनगणना के अनुसार भारत में बाघों की संख्या कितनी है? 2226, 3040, 2967 या 2897? यस, याद रखिएगा, अगर हम भारत की बात करते हैं तो एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो विश्व में भारत में एट प्रेजेंट जो बाघों की संख्या है दैट इज 2967, 2967। यानी कि पिछली जनगणना थी 2014 में हुई थी, 2014 की जनगणना के अनुसार जो है ये जो था इट वाज 2014, 2014 की जनगणना के अनुसार ये 2226 था, लेकिन अब वर्तमान में जो है ये 2967। तीन चीजें याद रखिएगा क्योंकि इसमें कई बार क्वेश्चन घुमा फिरा के कई बार आ जाते हैं। टाइगर सेंसस 2018 याद रखिएगा, सबसे पहले 2006 में की गई थी, तब हमारे बाघों की संख्या थी 1411, 2010 में थी 1706, 2014 में थी 2226 और 2028 में थी 2967, 2967। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टाइगर है, इसको नाम दिया गया है टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया। भारत का बाघ राज्य वो बन गया है मध्य प्रदेश। पहले कर्नाटक होता था लेकिन अब कर्नाटक नंबर 2 पर आ गया है और जो मध्य प्रदेश है ये नंबर 1 पर आ गया है। 526 टाइगर हैं एट प्रेजेंट मध्य प्रदेश में,
कर्नाटक में 524, उत्तराखंड में 442। और क्या भारत ने अपना टाइगर प्रोजेक्ट चलाया था, हमने प्रोजेक्ट टाइगर चलाया था 1972 में, और हर वर्ष अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस, इंटरनेशनल टाइगर डे हर साल मनाया जाता है 29 जुलाई को। क्लियर? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी बाघ जनगणना के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बार जो पुलिट्जर अवार्ड है, जो अमेरिका का पत्रकारिता, लेखन, लिटरेचर, यह कैसे लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक बहुत ही प्रतिष्ठित पुरस्कार है। और इस बार जो यह पुरस्कार है यह भारतीयों को भी मिला है। आपको बताना है कि इस बार का जो पुलिट्जर पुरस्कार है, जो अमेरिका का सबसे बड़ा लिटरेचर अवार्ड है, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर का अवार्ड है, इस बार किसे दिया गया है, किस भारतीय को दिया गया है? डार यासीन, मुख्तार खान, चन्नी आनंद या उपरोक्त तीनों को? यस, यानी कि इस बार जो पुलिट्जर पुरस्कार है वो फोटोग्राफी के क्षेत्र में, ठीक, फोटोग्राफी के क्षेत्र में इन तीनों को ही दिया गया है। ये तीनों जो हैं, कश्मीर में जब लॉकडाउन हुआ, कश्मीर में लॉकडाउन की जो पिक्चर्स हैं उसके लिए इन्हें जो पुरस्कार है वो दिया गया है। इनकी जो लॉकडाउन के दौरान इन्होंने तस्वीरें जो खींची, उन्हें इस साल इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। सी दिस वन, ये जो इंडियन जर्नलिस्ट हैं डार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद, इन तीनों को इस साल के पुलिट्जर पुरस्कार से दिया गया है। और इन्हें जो पुरस्कार है ये फोटोग्राफी के क्षेत्र में दिया गया। रखिएगा, ये तीनों के तीनों जो है ये एसोसिएटेड प्रेस से संबंधित है। ओके, देखिए प्रेस से संबंधित है और इनको जो मिला है लॉकडाउन कवरेज के लिए ये पुरस्कार इन्हें दिया गया है। ये मैंने बता ही दिया है कि अमेरिका का सबसे बड़ा पुरस्कार है जर्नलिस्ट के क्षेत्र में और ऑर्गेनाइजेशन के क्षेत्र में। ठीक है, यस। अभी अभी मृत्यु हुई ईशर जज आहलूवालिया की। यस, आपको बताना है कि ईशर जज आहलूवालिया कौन थी? बहुत ही प्रसिद्ध महिला थी। यस, ये सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज थी या ये अर्थशास्त्री थी, मेंबर ऑफ ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की सदस्य थी, या कोई एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। यस, भारत में एक बहुत ही प्रसिद्ध नाम, बहुत लंबे समय तक बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने काम किया, ईशर चंद आहलूवालिया, ईशर जज आहलूवालिया। यस, याद रखिएगा ये अर्थशास्त्री हैं। आपने एक नाम सुना होगा मोंटेक सिंह आहलूवालिया। जब मनमोहन सिंह जब हमारे प्रधानमंत्री थे उस समय जो मोंटेक सिंह आहलूवालिया थे वो हमारे जो प्लानिंग कमीशन था, योजना आयोग था, उसके उपाध्यक्ष थे। 10 सालों तक वो उपाध्यक्ष के पद पर रहे प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग के। और वह बहुत ही प्रसिद्ध जो है वो इकोनॉमिस्ट है, वो भी इकोनॉमिस्ट है। और ईशर जज आहलूवालिया जो है वो मोंटेक सिंह आहलूवालिया की पत्नी थी। और ये जो थी ये इंडियन इकोनॉमिस्ट है, रिसर्चर थी, प्रोफेसर थी। और याद रखिएगा इन्होंने अपनी जो शुरुआत करी थी, अपने कैरियर की जो शुरुआत करी, वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा फंड IMF में काम के रूप में स्टार्ट किया। इनका जो पहला जो वर्क था, पहले इन्होंने काम किया वो IMF में ही किया। और अभी वर्तमान में मृत्यु से पहले, अभी की मृत्यु हुई, अभी ये मृत्यु से पहले जो थी ये बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में शामिल थी, इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन, इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन के ये बोर्ड मेंबर्स थी, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में जो थी ये एक सदस्य थी। और ये ने बताया ये मोंटेक सिंह आहलूवालिया की पत्नी थी। और इन्होंने अभी अभी अपनी एक किताब लिखी थी ब्रेकिंग थ्रू। यस, देखिएगा ये ब्रेकिंग थ्रू इनकी किताब है जो इन्होंने हाल ही में अपने इन्होंने जो इकोनॉमिक क्षेत्र में जो काम किया, कहां कहां पर किस प्रकार से काम किया, क्या क्या समस्याएं आई, उसको लेकर इन्होंने अभी एक किताब लिखी थी ब्रेकिंग थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी पिछले साल जब 2019 में इलेक्शंस हुए
लोकसभा के चुनाव हुए तब उसमें भारत के अब तक के सबसे यंगेस्ट एमपी बनने का जो किसे चुना गया? यस, हु इज द यंगेस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? यस, सबसे युवा संसद सदस्य कौन है? चिराग पासवान, नुसरत जहां, चंद्रानी मुर्मू और मिमी चक्रवर्ती। यस, याद रखिएगा, इस बार जो 2019 में जो चुनाव हुए उसमें जो सबसे यंगेस्ट जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो चुनी गई वो चुनी गई चंद्रानी मुर्मू, यानी कि केवल 25 साल। क्योंकि आपको पता होगा लोकसभा के चुनाव के लिए जो न्यूनतम आयु है 25 साल है और चंद्रानी मुर्मू जो है ये केवल 25 साल की हैं। 25 साल की होते ही इन्होंने एमपी का इलेक्शन लड़ा और अभी जो है उड़ीसा से जो है ये इलेक्शन जीत गए बीजू जनता दल। यस, सी दिस वन। 25 साल की जो चंद्रानी मुर्मू है शी इज द यंगेस्ट एमपी और इन्होंने जो था कोइंजर लोकसभा सीट उड़ीसा से इन्होंने 2 बार के विधायक बीजेपी के विधायक अनंत नायक को हराया। ठीक, क्योंझर लोकसभा सीट और ये बीजू जनता दल के टिकट पर जो है ये लड़कर जो है ये इलेक्शन जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, अभी कुछ ही समय पहले भारत में जो भारतीय नौसेना है उन्होंने ऑपरेशन वनीला चलाया। जो साइक्लोन अभी आया था, चक्रवात आया था वनीला डायने जो चक्रवात आया था उसमें जो लोग फंसे हुए थे उनको लोगों को बाहर निकालने के लिए अभी भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन वनीला चलाया था। वो कहां पर चलाया था? मॉरिशियस, वियतनाम, मडागास्कर या मालदीव? याद रखिएगा, भारतीय नौसेना ने जो ऑपरेशन वनीला चलाया था वो चलाया था मेडागास्कर में। सी, जो मेडागास्कर में करीब ये माना जाता है करीब 95,000 लोग जो थे इस तूफान से जो साइक्लोन चक्रवात आया था उससे प्रभावित हुए थे और उनको इस प्रभाव से बाहर निकालने के लिए जो चलाया गया था वो ऑपरेशन वनीला, वो मेडागास्कर में भारतीय नौसेना के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हमारे जो खेल और युवा राज्यों के मंत्री हैं किरण रिजिजू, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है। आपको बताना है वो जो कमेटी बनाई गई है किस कार्य के लिए बनाई गई है। नंबर 1, ओलंपिक्स 2020 2024 2020 और 2024 के ओलंपिक्स में भारतीयों के जो ट्रैक एंड फील्ड जो खिलाड़ी हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए। नंबर 2, 2034 में फीफा वर्ल्ड कप में भारतीय फुटबॉल टीम हिस्सा ले जाए उसके लिए, क्योंकि आपको पता होगा अभी हमने चलाया था मिशन 1 मिलियन। आपको पता होगा हमारी भारत सरकार ने एक मिशन चला रखा है, मिशन 1 मिलियन। यस। नंबर 3, इंप्रूव इंडिया टैली इन एशियन गेम्स 2022 2022 में जो एशियन गेम्स होने हैं उसमें भारत की टैली को और अधिक सुधार करने के लिए। और नंबर 4, इंप्रूव इंडिया परफॉर्मेंस इन ट्रैक एंड फील्ड, और ट्रैक एंड फील्ड में भारत के प्रदर्शन के सुधार के लिए जो ये कमेटी है आपको बताना है किस लिए बनाई गई है। याद रखिएगा, जो किरण रिजिजू जो कमेटी बनाई गई है वो ओलंपिक्स में 2020 और 2024 के ओलंपिक्स में भारत की स्थितियों को सुधारने के लिए और जो खिलाड़ी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे उनको किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए, उनको अपना जो परफॉर्मेंस है दिखाने का पूरा मौका मिले, उसके लिए जो ये कमेटी है वो बनाई गई थी। सी दिस वन, ये जो कमेटी बनाई गई थी उसका जो मुख्य उद्देश्य था, परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन एथलीट्स इज ऑप्टिमाइज्ड इन ओलंपिक्स मल्टी डिसिप्लिनरी इवेंट, यानी कि ये जो भारत के जो खिलाड़ी हैं वो बहुविषय घटनाओं में
ज्यादा से ज्यादा जो मेडल्स हैं वो जीत सके, और जो पोटेंशियल खिलाड़ी है, जो संभावित और योग्य खिलाड़ी हैं, उन सबको पूरा का पूरा जो उनका ध्यान रखा जा सके और किस प्रकार से वो आगे भारत के लिए पदक लेकर आए, इन सब के लिए जो ये कमेटी जो थी वो बनाई गई थी, जिसमें दो को शामिल किया गया। पहला टोक्यो ओलंपिक 2020, तो आपको पता ही होगा जो टोक्यो ओलंपिक्स हैं वो फिलहाल तो पोस्टपोन कर दिए गए हैं 2021 के लिए, अगले साल आयोजित किए जाएंगे, और 2024 के पेरिस गेम्स के लिए। रखिएगा जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी है उसका कहना है बेशक टोक्यो ओलंपिक्स एक साल के लिए पोस्टपोन कर दिए गए हैं, 2020 में जो होने थे वो 2021 में होंगे, लेकिन याद रखिएगा उनका कहना है कि जो पेरिस ओलंपिक्स है 2024 में, उनके समय में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। यह नहीं है कि चूंकि टोक्यो गेम्स एक साल के लिए पोस्टपोन हुए हैं तो पेरिस ओलंपिक्स को भी एक साल के लिए पोस्टपोन किया, उनका कहना है नहीं है। उनका कहना है कि पेरिस ओलंपिक्स जो है फिलहाल 2024 इनका जो कार्यकाल है जो रखा गया है 2024, उसी में ही जो है ये अभी आयोजित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये तो। द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट, यह किताब किसने लिखी है? स्पिरिट ऑफ क्रिकेट बुक हैज बीन रिटन बाय सौरव गांगुली, रिकी पॉन्टिंग, स्टीव वॉ या डैनियल विटोरी? यस, याद रखिएगा स्पिरिट ऑफ क्रिकेट जो बुक लिखी गई है दैट इज बाय स्टीव वॉ। स्टीव वॉ जो ऑस्ट्रेलियाई भूतपूर्व कप्तान रह चुके हैं और ऑस्ट्रेलिया को 2 बार विश्व कप जिताने वाले जो स्टीव वॉ है, उनको जो है इन्होंने जो है ये किताब जो है वो क्रिकेट के ऊपर लिखी है। नेक्स्ट, चलिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो बहुत खासकर पीसीएस में या वनडे एग्जाम में बहुत रेगुलरली पूछे जाते हैं। विश्व में स्टील के उत्पादन में भारत का रैंक क्या है? व्हाट इज इंडियाज रैंक इन प्रोडक्शन ऑफ स्टील इन द वर्ल्ड 2019? यस, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? यस, याद रखिएगा विश्व में अगर हम बात करते हैं स्टील के उत्पादन की, तो विश्व में स्टील के उत्पादन में जो पहले नंबर पर है वो चाइना है, और चाइना बहुत बहुत आगे है, ठीक। और दूसरे नंबर पर अब भारत है। पहले जो जापान था, जापान दूसरे नंबर पर था, अब भारत दूसरे नंबर पर आ गया है। सी दिस चार्ट, विश्व में सबसे अधिक 2018 हो चाहे 2019 हो, विश्व में सबसे अधिक जो स्टील का, क्रूड स्टील का जो उत्पादन करता है 2020 में चाइना 53%, विश्व के कुल स्टील उत्पादन का 53% अकेला चाइना करता है। दूसरे नंबर पर जो है दैट इज इंडिया विद 5.9%, जापान तीसरे नंबर पर है 5.3%, इसके बाद जो है दैट इज यूएसए 4.7%, इसके बाद यूरोपियन यूनियन रशिया है 3.8% पर, और विश्व में जो यूरोपियन संघ है दैट इज 8.5%, टर्की 1.8%, यानी कि इस प्रकार विश्व के जो अन्य देश हैं वहां पर जो स्टील का जो उत्पादन होता है दैट इज 11.1%। यानी कि इस प्रकार के जो क्वेश्चन है जब डाटा चेंज होता है, याद रखिएगा जब भी कभी डाटा चेंज होता है तब इस प्रकार के क्वेश्चन सभी प्रकार के एग्जाम्स की विषय वस्तु बनते हैं। खासकर अगर हम बात करें तो वनडे एग्जाम्स की, या हम बात करें स्टेट पीसीएस में, इस प्रकार के क्वेश्चंस बहुत बहुत बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला लाइकेन पार्क कहां बनाया गया है? भारत का लाइकेन जिसको बोलते हैं काई, यस, भारत का पहला काई पार्क कहां बनाया गया है? देहरादून, पिथौरागढ़, नैनीताल या रानीखेत? इनमें से किस स्थान पर
भारत का पहला जो लाइकेन पार्क है उसको बनाया गया है। देहरादून, पिथौरागढ़, नैनीताल या रानीखेत। याद रखिएगा, अभी जो कुमाऊं क्षेत्र है, कुमाऊं क्षेत्र में पिथौरागढ़ में जो भारत का पहला लाइकेन पार्क जो है इसको स्थापित किया गया है। उत्तराखंड के जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उन्होंने भारत का पहला जो लाइकेन पार्क है कुमाऊं में मंसियारी में, देखिएगा मंसियारी पिथौरागढ़ जिले में जो है इसको विकसित किया गया है। और यह माना जाता है कि जो लाइकेन्स है वो हिमालय में करीब 500 मीटर की जो ऊंचाई है और 500 मीटर के जो लाइकेन की जो प्रजातियां हैं वो वहां पर पाई जाती है। और ये जो है ये पॉल्यूशन लेवल को सुधारने में बहुत बहुत काम आती है। दीज आर नोन एज द बेस्ट बायो इंडिकेटर्स ऑफ द पॉल्यूशन लेवल। और ये जो है ये प्रदूषण के स्तर के सबसे अच्छे जैव इंडिकेटर्स है, इंडिकेटर्स है। दिस इज अ वेरी वेरी, और ये रखेगा, ये माना जाता है कि जो उत्तराखंड में जो लाइकेन पाया जाता है ये जुरासिक युग का लाइकेन है, जिसका जो प्रयोग है ये भोजन में, परफ्यूम्स में, डाई बनाने में और ट्रेडिशनल मेडिसिन पारंपरिक दवाएं बनाने में इसका जो प्रयोग है वो किया जाता है। सो दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आज के कुछ हमारे जो क्वेश्चंस थे वो ये थे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। कल मॉर्निंग में 10 बजे हम फिर मुलाकात करें। कल हम लाइव टेलीकास्ट, कल तो हम लाइव ही आएंगे क्योंकि आज मुझे कुछ काम था जिस कारण से आप लाइव नहीं आ पाए थे। तो दिस इज आवर वीडियो। आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि हमारा जो वीडियो है आप उसे ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और हमारा जो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा जो बच्चे हैं वो हम तक जुड़ सके। मेरा ये मान देखिए बात, मैं बहुत ज्यादा क्वेश्चन कराना विश्वास नहीं, मैं नहीं चाहता हूं कि एक दिन में आप 25, 50, 100 क्वेश्चन करें। हम केवल वो क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम्स में आने के सबसे अधिक ज्यादा चांसेस है। हम ऐसे क्वेश्चंस क्यों करें, हम काहे को अपने फालतू के अपने पेजेस भरते रहें, ठीक, जिनके आने के चांसेस लगभग ना के बराबर हो। याद रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में वो आते हैं जो किसी कार्य से संबंधित होते हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। क्योंकि अभी लेकिन लेटेस्ट और आगे भी है, हम इस प्रकार के जो क्वेश्चंस है आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज क्लास। हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। और ये वीडियो है इसको शेयर कर दीजिए।